वेलकम टू तरुण आइस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर से रिलेटेड। बायोस्फीयर क्या है और आखिर ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है, तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें महत्वपूर्ण क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, बायोस्फीयर के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर हैं, है ना। तो पूरी डिटेल से हम इसके बारे में आपके परिस्थिति तंत्र इन्वायरमेंट से संबंधित जो एग्जाम अक्सर इससे पूछे जाते हैं, तो भारत में कितने बायोस्फीयर है और कौन कौन है, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप समझेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पर्यावरण, परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इन तीनों के हम पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि एडिटोरियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर। सबसे पहले आप ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खबरों में क्यों है, न्यूज में आया। आपको पता है कि 3 नवंबर 2022, जैसा कि ये उसी दिन का एडिटोरियल, और हर साल 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है 3 नवंबर को, ठीक है। तो ये 3 नवंबर 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का आयोजन किया गया। और इसको आयोजन करने की अब किस संस्था के द्वारा आयोजन किया गया, तो इस दिवस की घोषणा जो है, आप सबको यूनेस्को के बारे में सुना होगा, यूनेस्को के बारे में सुना होगा। तो यूनेस्को के द्वारा 2021 में आम सभा का आयोजन किया गया था, और उसी आम सभा के 41वें सत्र में इस बायोस्फीयर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस से संबंधित बात की गई थी। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से आज का जो मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक जीवन है, उस आधुनिक जीवन के लिए जो हमारा सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसके दृष्टिकोण से हम अपने आप को कैसे जागृत करें, हम अपने आप को कैसे संचालित करें, इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी के उद्देश्य को समझते हुए हर साल यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क, इट्स अ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की अग्रणी और अनुकरणीय भूमिका को प्रस्तुत किया है। तो ये तो उद्देश्य हुआ कि भाई विश्व में सतत विकास कैसे हो, आधुनिक युग में, आज के मॉडर्न लाइफ में सतत विकास कैसे हो। तो यूनेस्को के द्वारा ये पहल की गई और 3 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का आयोजन किया गया। तो ये तो बातें हो गई खबर की बात कि भाई ये खबर में ये रहा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि बायोस्फीयर होता क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कैसको संरक्षित जैव मंडल किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि भाई बायोस्फीयर, बायो का मतलब क्या होता है, जैव होता है, और स्फीयर का मतलब मंडल आप कह सकते हैं, है ना, गोला कह सकते हैं। तो भाई संरक्षित जैव मंडल है क्या, किसे कह सकते हैं। जैव का मतलब सिंपल सा तात्पर्य है कि भाई जीवन की बात कही जा रही है, भाई ऐसा गोला, एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा मंडल जहां पर जीवन जो है क्या है, जीवन संभव है। तो हमारा यहां जीवन कहां संभव है, हमारी अर्थात हमारे पृथ्वी पर है। तो यूनेस्को के अनुसार जो है बायोस्फीयर के बारे में डिफाइन किया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थलीय और तटीय परिस्थिति तंत्र के क्षेत्र के तौर पर उसकी गणना की जाती है। मतलब कह सकते हैं कि यूनेस्को कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय परिस्थिति तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देता है। मतलब ये हुआ कि भाई एक ऐसा स्फीयर जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हो, जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हो वो मुहैया हो, उस स्फीयर के द्वारा मिल जाए।
है ना, उसी को सतत विकास कहते हैं। हमारा जीवन आसानी से कट जाए या फिर जी सके हम, तो इसके बारे में ये बायोस्फीयर के बारे में कहा जाता है। ये यूनेस्को का डेफिनेशन है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय सरकार द्वारा उसको मनोनीत किया जाता है। अगर उस बायोस्फीयर के तत्वाधान में अगर वो आता है तो ये तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन हो गया कि भाई बायोस्फीयर मतलब सिंपल सी क्या हो गया कि आप कह सकते हैं स्थलीय और तटीय परिस्थिति तंत्र जो अपना सतत उपयोग या सतत विकास कर सके, उस क्षेत्र को बायोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ये देखा जाता है कि स्थानीय समुदाय और जो इच्छुक जो हितकारी लोग हैं जिनके लिए ये संभव है उनको मद्देनजर रखते हुए इन बायोस्फीयर में शामिल किया जाता है और इसको 3 मुख्य कार्य को इसमें एकत्रित किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। मतलब बायोस्फीयर इस रिजर्व का 3 मुख्य रूप से काम है। पहला काम है कि जैव विविधता और संस्कृति विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता का मतलब यहां पर ये होता है बायोडाइवर्सिटी, अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब कि भाई जितने भी जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी के भागीदार हैं, जिन्हें हक है, मनुष्य को ही तो सिर्फ हक नहीं है ना, शेर बाघ जितने भी जीवन है इस पर सबको रहने का हक है। तो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारा जो कर्तव्य है कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो, सबको जीने का मौका मिले, है ना, चाहे टाइगर हो, लॉयन हो, डियर हो, है ना, सबको मिले। तो जैव विविधता और संस्कृति विविधता, जैसे भारत देश क्या है, भारत देश में संस्कृति विविधता है ना, हर कोस पर पानी और बोली बदल जाती है। तो इस संस्कृति विविधता का भी संरक्षण करना, आदिवासी लोग हुए, एससी हुए या फिर अलग अलग भाषा के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे विविधता, संस्कृति और कल्चर, डिफरेंट पार्ट। तो इसके माध्यम से क्या होगा, विविधता का संरक्षण करना पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा यह है कि सामाजिक संस्कृति और पर्यावरण के रूप में जो टिकाऊ आर्थिक विकास करना भी इसका मुख्य कार्य के रूप में गणना किया जाता है। सामाजिक संस्कृति का विकास हो, पर्यावरण रूप से जंगल से लेकर हर तरीके से उनका विकास हो आपका, तो आर्थिक विकास भी साथ साथ में हो। और तीसरा जो है इसका एक मकसद ये भी है कि अनुसंधान जैसे रिसर्च हुआ, निगरानी हुआ, शिक्षा हुआ, प्रशिक्षण के माध्यम से विकास के रेखांकन भी करना। एक हमारी जैव विविधता, हमारा जो ये स्थानीय समूह या फिर ये बायो रिजर्व के माध्यम से हमें बहुत सारे अनुसंधान के माध्यम से हमें पता लगता है कि भाई हमें और भी आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, इन चीजों। तो ये 3 सबसे प्रमुख कार्य है जो कि स्थानीय समुदाय और इच्छुक हितधारकों को शामिल करते हुए इन काम को इंटीग्रेट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ना। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ठीक है, ये 3 तो मुक्त रूप से ये कंजर्व करने वाला टॉपिक हो गया, मतलब कि बायो रिजर्व के माध्यम से इसको हम कंजर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर के क्षेत्र की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, 3 तरीके के क्षेत्र माना जाता है। पहला जो है इसको कोर एरिया कहते हैं, सबसे ये वाला आपका कोर एरिया हुआ, है ना, एक कोर एरिया है। दूसरा जो है आपका वो है आपका जिसे हम बफर जोन कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है। तीसरा जो होता है आपका ट्रांजिशन जोन। हम तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। एक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व का अगर मुख्य क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्र होता है। एक तो हुआ पहला कोर एरिया, दूसरा बफर जोन, तीसरा ट्रांजिशन जोन, और चौथा ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पर स्थानीय लोग, मानव लोग रहते हैं। 3 क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। एक एक करके इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये क्षेत्र कहता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें बायो रिजर्व जोन की, अगर हम बात करें, पहला कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र को कोर ही क्षेत्र बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र है ये सबसे मुख्य क्षेत्र होता है, जो कि मेन इसका मुख्य रूप से परिस्थिति तंत्र, जितनी भी प्रजातियां हैं जिसको स्पीसीज कहते हैं, या जितने भी जीन डाइवर्सिटी है जिसको आप अनुवांशिकता भिन्नता के संरक्षण को योगदान देता है। तो कोर क्षेत्र में क्या होता है भाई, कोर क्षेत्र में कि बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र होता है जो परिदृश्य, है ना, परिस्थिति तंत्र, इन्वायरमेंट की बात करें, परिस्थिति तंत्र, प्रजातियां, स्पीसीज,
अनुवांशिक भिन्नता इसके अंदर में, अनुवांशिक भिन्नता का मतलब होता है जीन डाइवर्सिटी, आपका डिफरेंसेस का संरक्षण किया जाता है इस कोर क्षेत्र के अंदर में। वही बफर जोन जो होता है, बफर जोन जो है चारों ओर स्थापित होता है। बफर जोन ये देख सकते हैं कि इसी के अंदर में आपका, ये आप ये वेन डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर वाला क्या है, कोर क्षेत्र है, और ये इसके चारों तरफ जो है कोर क्षेत्र के अंदर भी आपका, मतलब आप बफर जोन के अंदर कोर क्षेत्र भी होता है। तो इसका उपयोग पूर्णतः जो होता है नियंत्रित और गैर विध्वंसक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये गतिविधियां परिस्थिति प्रथाओं और अनुकूलन होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, निगरानी के लिए, प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है ना, बफर जोन के अंदर में। तो ये पूरी तरीके से ये भी संरक्षित है आपका बफर जोन के अंदर में। प्रशिक्षण के लिए, अनुसंधान के लिए आप वहां जा सकते हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं, साइंटिस्ट चाहता है कि भाई ये विलुप्त हो रहा है, क्यों विलुप्त हो रहा है, उसको जानकारी के लिए आप, अनुसंधान के लिए आप वहां जा सकते हैं, शिक्षा के पर्पस से जा सकते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम पर्पस से आप उस एरिया में जा सकते हैं जहां पर इन जानवरों को या फिर जैव को कंजर्व करके रखा गया है, उसको संरक्षित करके रखा गया है। तो ये बफर जोन के अंदर में होता है ना। तीसरा जो जोन है जिसको आप हम संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं, या फिर आप ट्रांजिशन क्षेत्र की बात करते हैं। संक्रमण, ट्रांजिशन का मतलब कि वहां से आसानी से चीजें एक्सचेंज हो सकती है इसीलिए संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। कोरोना वायरस के टाइप का संक्रमण नहीं, है ना। तो संक्रमण का मतलब यहां पर, ट्रांजिशन जोन का मतलब रिजर्व का सबसे बाहरी का हिस्सा। बाहरी हिस्सा का मतलब यहां पर कि ये वो क्षेत्र है जहां पर समुदाय, सामाजिक, संस्कृति, परिस्थिति, स्थानीय आर्थिक, मानवीय गतिविधि, हर चीज हो रहा है। खेती बाड़ी से लेकर आपको सारा खेल हो रहा है, सर्कस से लेकर सब कुछ उस संक्रमण क्षेत्र में, ट्रांजिशन जोन में आपका हो रहा है। वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट भी है साथ साथ में उसके आसपास के लिए में। तो ये रिजर्व सबसे बाह्य हिस्सा होता है, और यह क्षेत्र जहां पर समुदाय, सामाजिक, संस्कृति और पारिस्थितिक रूप से स्थानीय आर्थिक, मानवीय गतिविधि इसके तहत होता रहता है। तो यह संक्रमण क्षेत्र के अंदर में आपको देखने को मिलता है। अब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैन, अब हम ये जानेंगे यहां पर, तो हम उसके क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम प्रोग्राम, है ना, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम जान लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले बात बताऊं आपको कि ये जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम प्रोग्राम जो है, ये एक यूनेस्को का एक अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल जिसको कहते हैं, एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत जो है 1971 में पहली बार की गई थी। 1971 में इसकी शुरुआत किया गया था, जिसका मेन मकसद ये था कि लोगों और उसके वातावरण के मध्य में या संबंधों के बीच में एक तरीके से परस्परता को बढ़ाने के लिए, एक वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए मैन बायोस्फीयर कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। ये मानव आजीविका में सुधार लाना और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। ये भी कहा जाता है कि इस प्रोग्राम बायोस्फीयर रिजर्व में, अगर हम विश्व नेटवर्क की बात करें तो 134 देश हैं। कितने हैं? 134 देश है टोटल। उस 134 देशों में के 738 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए। टोटल इस प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में, टोटल 134 देशों को सम्मिलित किया गया, और उस 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जिसमें से 22 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो ट्रांस बाउंड्री साइट है, एक देश से दूसरे देश के बीच में, ट्रांस बाउंड्री साइट भी आप कह सकते हैं। इसका नेटवर्क स्पेन के 53 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जो विश्व का सबसे अधिक। तो ये जो अगर प्रश्न पूछ दिया कि भाई 22 ये जो ट्रांस बाउंड्री साइट है या इस नेटवर्क में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व किस देश का है, तो स्पेन का है। स्पेन के 53 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जो विश्व का सबसे अधिक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम क्या है। 1971 में शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। दूसरी बात यह है कि इसमें 134 देश भाग लिए हैं, साथ साथ में 738 बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे ज्यादा जो रिजर्व है आपका स्पेन का है। ये मुख्य रूप से इसके बारे में आपने देख लिया। अब चलते हैं कि हमारे भारत देश की बात करें, एशिया की बात करें। एशिया, दक्षिण एशिया में बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये जो कार्यक्रम चलाया गया मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो उसके तहत दक्षिण जो एशिया में 30 से भी अधिक आपके बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, है ना।
हो चुके, कितने 30 किए गए थे। अब यूनेस्को द्वारा 1977 में इसको स्थापित किया गया। एशिया, आपका दक्षिण एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया गया तो श्रीलंका। तो ये प्रश्न आपका बनता है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला जो है बायोस्फीयर एशिया का कहां पर स्थापित किया गया भाई, तो इसमें प्रश्न पूछ सकता है। इसमें आपका क्या है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट कि यूनेस्को द्वारा 1977 में स्थापित दक्षिण एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका का हुरलू, है ना, क्या है, हुरुलू था। हुरलू जगह है, वहां पर ये बायोस्फीयर श्रीलंका का है। ये 1977 में यूनेस्को के द्वारा पहला बायोस्फीयर को स्थापित किया गया। एक तरीके से वो 25,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में वो फैला हुआ है और उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म सदाबहार एवरग्रीन आपका है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है कि वर्ष 2000 में शामिल किया गया। अगर इस नेटवर्क में भारत का पहला बायोस्फीयर, ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर कब हुआ भाई, तो 2000 में पहला बायोस्फीयर भारत के अंदर में, वो भी कौन सा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और में विस्तृत जो था नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर भारत में पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया। कब घोषित करेगा, 2000 ईस्वी में, है ना, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत में स्थापित है 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर में, जिसमें 12 बायोस्फीयर जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। टोटल 18 बायोस्फीयर भारत के अंदर में है, लेकिन 12 जो है यूनेस्को जो है उसके विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। और इस नेटवर्क में कौन कौन सा भाई, श्रीलंका के 4 है, मालदीव के 3 है, रिजर्व भी शामिल है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अभी तक कोई ऐसी अधिसूचित बायोस्फीयर नहीं है। क्लियर है, इसको आप इस चीजों से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि भारत में जो बायोस्फीयर है वो कौन कौन सा है। जैसे यहां पर देखिए, ये बायोस्फीयर भारत में, विश्व नेटवर्क में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ये कौन कौन सा है भाई, नंदा देवी है, नौक्रेक है आपका, मानस है, डिब्रू है आपका, दिहांग है आपका, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल हुआ, है ना, कंचनजंगा हुआ, पंचमगढ़ी, ये आपका अगस्तमाला भी हुआ। न्यूली एडेड किया गया है कौन कौन सा, ये आपका, ये अमरकंटक हुआ, कक्ष हुआ, कोल्ड डेजर्ट हुआ, सेचेलम हुआ और पन्ना हुआ। टोटल 18 है ना, ये टोटल, ये जो 12 है आपका। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो है आपका नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, जो 2000 ईस्वी में पहली बार भारत के में ऐड किया गया था। यूनेस्को ने पहली बार मान्यता दी थी 2000 में नीलगिरी को, है ना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के क्षेत्र में फैला हुआ है। मन्नर की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरबन जो है आपका पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में, नौकरेक जो है मेघालय में, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा में, आपका अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अगस्तमाला केरला में, आपका कंचनजंगा जो है सिक्किम के अंदर में है, और ये आपका 12वां पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है ना। तो ये आपको बायोस्फीयर से रिजर्व से विस्तृत जानकारी थी, जो आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछ सकता है। इससे बाहर बायोस्फीयर से रिजर्व से संबंधित चीजें नहीं पूछे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। साथ साथ में आप करंट अफेयर को भी देखें, एमसीक्यू को भी देखें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।